नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा अपनी जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी पहले करी गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको अवेयरनेस के तौर पे बताया था। मैंने ये भी बोला था कि पहले जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, डिपेंड करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अब ये डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। स्टार्टिंग में आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकोगे। अब मुद्दे की बात, ये 7 नंबर है, 7 2024 का मेरा नोटिफिकेशन नंबर है। मैंने आपको लास्ट जब वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैंने बोला था कि भैया ये जो नोटिफिकेशन है 6 तारीख को पब्लिश करेंगे फुल वाली, और 7 जनवरी 2025 से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो, एंड 6 फरवरी 2025 से आप फॉर्म भरने की हमारी लास्ट डेट होगी। तो ये आपको वही अपनी डिटेल्स बताई हुई हैं। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ विंडोज, अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपके पास टाइम दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। अब यहां पे ना याद रखना, इसके एग्जाम की जो डेट हो सकती है अप्रैल में हो सकती है, अप्रैल के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो याद रखना, क्योंकि देखो 18 फरवरी तक तो आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जा रहा है, अब मार्च के अंदर उनको सेंटर्स अपना अलॉट करने में टाइम दिया जाएगा, तो अप्रैल तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपका शायद आपका एग्जाम जो है अप्रैल में हो सकता है। ठीक है जी, बट वो डिपेंड करेगा। बट अभी मैं मुद्दे की बात बता देता हूं। ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, देखो टोटल 109 पेज की नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब इसके 109 पेज की तो हमें देखने की जरूरत है नहीं, तो मैंने कुछ रेलेवेंट पेज नंबर्स अपने मार्क करके रखे हुए हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला पेज नंबर आता है हमारा 43, जिसके अंदर हमारे को बताया हुआ है कि आप लोग 2 तरह की वैकेंसीज आ रखी थी, एक तो चीफ लॉ असिस्टेंट और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये 2 तरह की हमारी लॉ की कैटेगरी की अपनी वैकेंसीज आ रखी थी जिसके लिए लोग बहुत इच्छुक थे अपना फॉर्म भरने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बाद में हम समझते हैं, पहले इसका हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अब याद रखना, यहाँ पे नए कानून पूछे जाएंगे या पुराने, याद रखना नए कानून पूछे जाएंगे। नए कानून के हिसाब से आपको पेपर अपना अटेम्प्ट करना होगा, नए कानून के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, इस बात पर अपना कोई डाउट मत रखिएगा। तो पेज नंबर 43 में आपके सामने ओपन कर देता हूं। ये देखो, ये चीफ लॉ असिस्टेंट का अपना सिलेबस है। पेज नंबर 43 मैंने आपको ये खोल के बताया है। इसमें आपसे क्या क्या पूछेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 5 क्वेश्चन आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछेंगे। अब क्या पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा? नहीं, केवल प्रियम्बल, साइलेंट फीचर, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपको पूछा जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉर्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, हिंदू लॉ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, और सीपीसी से आपसे 5 से 7 क्वेश्चन, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से आपसे 2 या 3 क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता से 2 से 3 क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 2 से 3 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट 2 से 3 क्वेश्चन, एसआरए से 1 से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, एंड ह्यूमन राइट से 1 से 2 क्वेश्चन, टीपीए से 2 से 3 क्वेश्चन, आरटीआई से 1 से 2 क्वेश्चन, कंपनी लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन, और लेबर लॉ से 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये मैं जो वैकेंसी आपको बता रहा हूं चीफ लॉ असिस्टेंट कंप्लीट, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और याद रखना, एक छोटी सी बात मैं आपको अभी सिलेबस बताने के बाद में आपको मैं अपडेट दे दूंगा। आपके 2 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। एक तो आपका लॉ कैटेगरी का तो टेस्ट होगा ही होगा, एक होगा आपका एक और टेस्ट होगा जिसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, जिसमें आपसे जो है सवाल जो पूछे जाएंगे वो जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और पर्सनल एबिलिटी के ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। याद रखना, सेपरेट पेपर होगा अपना 2 तरह का। अब मैं और आगे चलता हूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपना सिलेबस को बताने के लिए, तो इसके लिए पेज नंबर है हमारा 54। अब पेज नंबर 54 के अंदर आ जाते हैं हम। अभी पेज नंबर 54 है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपना सिलेबस है, तो इसमें भी टोटल आपसे 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सिलेबस आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है। पहला लीगल कंसेप्ट्स, 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के तौर पे 3 से 4 क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम्स 3 से 4 क्वेश्चन, जनरल एक्सेप्शन अंडर भारतीय न्याय संहिता, ये अपना पर्टिकुलर चैप्टर है पूरा का पूरा, 5 से 7 क्वेश्चन, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी 3 से 4 क्वेश्चन, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, याद रखना भारतीय न्याय संहिता से पूछे जाएंगे। आईपीसी मत पढ़ने लग जाना, आईपीसी के सेक्शंस मत याद करने लग जाना, नए कानून के नए सेक्शंस आपको याद रखने हैं, याद रखना। और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन 5 से 7 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस 5 से 7 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एक्यूज्ड एंड अरेस्टेड पर्सन के, जैसे इसके लिए हम आर्टिकल नंबर 22 पढ़ते हैं, है ना, पता होगा आप लोगों को आर्टिकल 22, 21 जो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में बात करता है, 5 से 7 क्वेश्चन।
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से वेरियस सेक्शंस पूछे जाएंगे, बट ये नहीं बताया कि हम क्या क्या सेक्शन पूछेंगे। इन शॉर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको पूरा आना चाहिए, 5 से 7 क्वेश्चन। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 और रेलवे एक्ट 1989, रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966, इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल अगर हम मिलाएंगे तो 50 क्वेश्चन आपसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मुद्दे की बात आती है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 64 के ऊपर। पेज नंबर 64 में हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, ये देखिए, यहां पे मैं कर देता हूं। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए पे स्केल यहाँ पे 7 का रखा हुआ है, बट मेरे को एक बात अजीब लगी है कि चीफ लॉ असिस्टेंट का पे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पे स्केल अपना सेम है। ये देख सकते हो आप, पे स्केल सेम है, लेवल सेम है, मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है, एज लिमिट सेम है, मिनिमम 18 साल। एक बात बताओ, 18 साल की उम्र में भैया कौन अपना LLB कर लेता है? साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। और मैक्सिमम एज लिमिट है 43 चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 35। ठीक है, ये आपको सिंपल समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे क्या क्या मांगा हुआ है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, साथ में 3 साल का आपके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप सरकारी नौकरी के अंदर हो ऑलरेडी, आपके पास लॉ की डिग्री है ऑलरेडी, तो आपने अपनी सरकारी नौकरी में एटलीस्ट 5 साल दिए होने चाहिए। ये दूसरी एलिजिबिलिटी है, बट इसको मैं साइड रब कर देता हूं। हमारे लिए मुद्दे की बात क्या है, मेरे पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए प्लस 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का मेरे पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब मैं जो है चीफ लॉ असिस्टेंट की अपनी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता हूं। दूसरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बोला है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एज एन एडवोकेट एट बार। तो अगर मेरे पे ये एक्सपीरियंस है तो मैं अपना फॉर्म भर सकता हूं। अब आपके मन में एक निराशा आ रही होगी, जो लोग अपना फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, कि सर हो सकता था कि हम भी फॉर्म भर सकते हैं, हम भी फॉर्म भर सकते अगर ये अपना एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता। तो मेरा मानना यह है कि आपको मैं एक दूसरी वैकेंसी भी बताता हूं इसी के अंदर ही, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अगर आप हो और आपने लेबर लॉ का अगर पेपर दिया हुआ है अपने LLB के पेपर, अपने LLB के दौरान, तो उस कंडीशन में आप जो है एक वैकेंसी भर सकते हो। बट ये सभी लोगों के लिए नहीं है, मैं बार बार एक क्लैरिफाई कर रहा हूं आपके लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग इच्छुक हैं कि एटलीस्ट यार मैं पेपर तो दे सकूं, फॉर्म तो भर सकूं, अपना जो सिलेबस में से पूछा जा रहा है मैं उसकी तैयारी करके एटलीस्ट फॉर्म तो भर सकूंगा। मेरे मानने से एक बात ये भी याद रखिएगा, आपका एग्जाम ये इतनी जल्दी हो सकता है नहीं हो कि अप्रैल की, तो मैं बोल के चल रहा हूं मई जून तक भी आपका एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, नए कानून ऐड ऑन करे हुए हैं। एंड इनफैक्ट अभी तो जुडिशरी के एग्जाम्स के अंदर भी जो नए कानून ऐड करे हैं वो भी अभी पेपर्स कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। तो मेरे हिसाब से इसका भी एग्जाम आपका डिले हो सकता है, एक्सटेंड यहाँ पे अच्छा खासा आपको टाइम मिल सकता है। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर भरिएगा अपना 7 जनवरी 2025 से, और पेपर देने जरूर जाइएगा। सिलेबस बहुत अच्छा है और अपने आप में जब पोस्ट हाथ में होती है तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके हाथ में दी जाएगी। अब मैं जो बात कर रहा था कि आपको एक वैकेंसी बताने के लिए, तो पेज नंबर हम 86 पे चलते हैं। वहां पे एक वैकेंसी मैंने देखी थी जहां पे आप लोग जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है ना वो भी भर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये है हमारी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है। मुझे लगता है कि आप लोग जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो ये वाली पोस्ट भर सकते हैं। थोड़ी सैलरी इसमें कम होती है, ये तो पे स्केल है, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, याद रखना। आपकी मिला के अपना 70-80 हजार रुपए की सैलरी आराम से बन जाती है, ये मत सोचना, ये पे स्केल होता है केवल। ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 साल के लोग उम्र के भर सकते हैं। अब इनमें मांगा क्या क्या गया है ये देखिए, यहां पे मांगा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो। अब मैंने LLB करी है तो भाई ग्रेजुएशन की डिग्री भी होती है और वो प्रोफेशनल डिग्री भी होती है। प्लस यहां पे क्या बोला है, प्लस यानी ग्रेजुएशन के साथ में मुझे और क्या क्या चाहिए कि जब मैं अपना पेपर दे रहा हूं, अगर मैंने LLB का पेपर दिया है तो क्या उसके अंदर लेबर लॉ के क्वेश्चन पेपर मैंने अपना पेपर दिया है। लेबर लॉ का अगर कोई भी पेपर मैंने दिया है अपने LLB के दौरान, तो याद रखना ये पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो और फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, केवल आपके पास ग्रेजुएशन प्लस LLB अगर आपने करी है, उसमें लेबर लॉ एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और उसमें आपने पेपर अगर दिया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो कौन सी ये वैकेंसी के लिए मैं बता रहा हूं, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है जी, इसमें और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, याद रखिएगा। अब इसका सिलेबस क्या होगा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का, इसके लिए हमें पेज नंबर 42 की तरफ जाना पड़ेगा। पेज नंबर 42 हम आ जाते हैं पेज नंबर 42 पे। तो ये आपका सिलेबस है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। याद रखना इसमें थोड़ा लेबर लॉ का आप पूरे इंस्पेक्टर बन रहे हो भाई, सारा का सारा कामकाज लेबर लॉ के रिगार्डिंग, लेबर एक्ट के रिगार्डिंग, लेबर के वेलफेयर के रिगार्डिंग आपकी जिम्मेदारी पे करा जाएगा। तो आपको लेबर
के जो भी कानून होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें बोला है कि आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको आना चाहिए, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आपको आना चाहिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 आपको आना चाहिए। 9 से 11 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्कमैन और ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, कहीं आप सोचो बहुत आईपीसी, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए की तरह बहुत बड़े बड़े एक्ट हैं, नहीं, ये बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं। अगर आप मन लगा के ये वीडियो को देखने के बाद में अगर आप चाहते हो डेडिकेशन के साथ में कि भाई मेरे को तो अपना निकालना ही निकालना है पेपर, आपको यूट्यूब पे बतेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आधे घंटे के अंदर आप अपना एक दो सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर सकते हो बेरेक्ट वाइज, ठीक है। फिर मार्केट से आपको बतेरी बुक्स मिलती हैं जिसमें आपको सारे अपने ये कानून के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो बुक अपनी खरीदिए। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करा, उसके एमसीक्यू लगाए, सब्जेक्ट कंप्लीट करा, उसके एमसीक्यू लगाए, उससे आपके मन में कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे डे बाय डे, और आपके पास इनफ टाइम मिलेगा। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं, ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप यहां पे एग्जाम एकदम कंडक्ट नहीं होगा। अप्रैल में मैं बोल तो रहा हूं एक मेरी अपनी एक डेडलाइन आपको सेट करने के लिए, ताकि आप जब तक अपनी तैयारी पूरी कर लो। अब मैं बोलूं कि बहुत टाइम बाद होगा तो आप लोग बहुत ढीले पड़ जाओगे, आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे उस टाइम पे, माइंड डाइवर्ट करके रखोगे। इसीलिए आप मान के चलिए अप्रैल में एग्जाम है, तो जब तक मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है, और अगर डिले होता है तो मेरे को एज अपॉर्चुनिटी से लेना चाहिए कि मेरे को थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपनी तैयारी करने के लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बहुत छोटे से एक्ट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये सब कानून आपको पढ़ने पड़ेंगे। 9 से 11 क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, द माइंस एक्ट, और कंप्यूटर के बारे में आपको एमएस ऑफिस, ये सब आपको मध्य प्रदेश जुडिशरी के अंदर भी पूछा जाता है। तो अगर किसी ने एमपी जुडिशरी दिया है तो उसके क्वेश्चंस का बंडल आता है, वो आप अपना रख सकते हो। रटने के बाद आपको याद हो जाएंगे। आरटीआई जो हमसे पहले कानून चीफ लॉ असिस्टेंट के अंदर भी पूछा जा रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर भी पूछा जा रहा है, यहां भी पूछा जा रहा है, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम, ये आपको पता ही होनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल यहां से 50 क्वेश्चन, तो ये आप पेपर दे सकते हो जो अपना फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है ना। तो आप लोगों के मन में निराशा ना रहे, तो ये पोस्ट मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी हुई है। बाकी जिनके पास अपना 3 साल का एक्सपीरियंस है वो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए जाएं, जिनके पास अपना एक्सपीरियंस है वो अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी हैं। तो आप लोग होपफुली, ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, और ये टेलीग्राम के अंदर अपलोड करवाने के बाद में आपको इजी रहेगा ये चीजों को देखना। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये बात है, यहां पे लिखा हुआ है कि ये आपको अपने ऑल दी पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी द डिटेल बिलो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स अलॉटेड। पर्सनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स अलॉट होंगे, जनरल अवेयरनेस के और जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये एक अलग पेपर आपको कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये एक चीज मैंने देखी थी कि फॉर ऑल पोस्ट, यहां पे लिखा सारी की सारी पोस्ट के लिए केवल जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी वाली अगर कोई वैकेंसी भर रहा हो वो तो हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको हटाकर ये वाले आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। एक अलग पेपर आपका जरूर होगा, तो एमसीक्यू का पेपर होगा, याद रखना। मेंस का कहीं यहाँ पे जिक्र नहीं करा हुआ है। तो अगर आपको जो भी कोई फर्दर डाउट्स यहाँ पे अगर आपको सामने आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ में याद रखना, हर एक पेपर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप कोई भी गलत जवाब अपना दोगे। अब वो लॉ वाला पेपर हो या अपना जनरल अवेयरनेस वाला पेपर हो, दोनों ही पेपर्स के अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट जरूर करे जाएंगे। तो इसकी नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं और कितने लोग अपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, एक बारी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड कितने लोग अपना फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स वाले अप्लाई करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।